गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12 राजनीति विज्ञान द्वितीय पुस्तक के द्वितीय अध्याय में, जिसका शीर्षक है एक दल के प्रभुत्व का दौर। क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। पहले अध्याय में हमने देखा कि हमें कैसे स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता के पश्चात क्या क्या विषम परिस्थितियां मिली। उन विषम परिस्थितियों में भारत के संचालन का जो उत्तरदायित्व मिला था वो बड़ा ही कठिन था। उस कठिन परिस्थिति में रहते हुए भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने की एक चुनौती थी। भारत में लोकतंत्र किस तरीके से स्थापित हो, उसको किस तरीके से संचालित किया जाए, इसके लिए काफी समस्याएं थीं। उन समस्याओं के तहत सबसे पहले यह तो निर्धारित हो चुका था कि भारत में लोकतंत्र और लोकतंत्र के साथ क्या संसदात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि लोकतंत्र के दो रूप हो जाते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था। तो हमने क्या अपनाया? संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई। ये स्वीकार कर लिया कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। अब संसदात्मक शासन व्यवस्था को लागू तो किया जाएगा, लेकिन इसको कैसे लागू किया जाएगा, यह समस्या आ रही थी। अब यह समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम एक संविधान सभा की स्थापना की गई है, जो हम पहले बता चुके हैं आपको। यहां संविधान सभा में जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप दो तथ्य याद रखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक तो भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से बनाकर, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। लास्ट बैठक जो काफी दिनों तक चली, उसका अंत 26 नवंबर 1949 को हुआ। सारे सदस्यों के हस्ताक्षर के पश्चात कुछ ऐसे प्रावधान थे जो तुरंत लागू कर दिए गए, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं थीं, ऐसी स्थितियां थीं जिनके कारण, या सीधा सा मान लीजिए, देख लीजिए कि हम लोग 1929 से 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे। इसलिए स्वतंत्रता दिवस, चूंकि हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गए तो तभी मनाया जाएगा, इसलिए अब संविधान को लागू करने की एक तिथि निर्धारित कर ली गई कि हम 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान आत्मार्पित करेंगे या लागू करेंगे। इसके समस्त प्रावधान उसी दिन से लागू होंगे और उसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने देश से एक वादा किया था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और लगातार मनाते चले आ रहे थे। लेकिन अचानक चूंकि 15 अगस्त को ही हमारा देश स्वतंत्र हो गया, इसलिए स्वतंत्रता दिवस तो वहीं मनाया जाना था। लेकिन 26 जनवरी को जब 1949 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार किया गया और उसे गणतंत्र दिवस के रूप में लगातार मनाया जाता है। और ये 26 नवंबर जो है, इसे संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो देख लीजिए, एक एक नंबर के कई क्वेश्चन बन गए। संविधान दिवस कब होता है? गणतंत्र दिवस तो खैर सारे लोग जानते हैं। अब एक समस्या आ गई कि भारत में जो सरकार थी या भारत में शासन कैसे चल रहा था। प्रश्न उठता है कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, हम लोग आजाद हो गए 1947 को, तो 47 से लेके 50 तक कैसे शासन चला? या प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुए, तो 1952 में जब नई सरकार बन के आई, उससे पूर्व शासन कैसे चल रहा था? तो उसका उत्तर है कि एक अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया था
उस अंतरिम सरकार के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था के नाते शासन संचालित किया जाने लगा। ठीक है, क्लियर ना? सारी चीजें एक एक करके क्लियर करते जाइए। अगर एक भी चीज छूट जाएगी तो वो कड़ी टूट जाती है, फिर लगता है कि शायद कुछ छूट गया है और आप उस कड़ी को जोड़ने में, इसीलिए कभी कभी ये लगने लगता है कि राजनीति विज्ञान कठिन है। राजनीति विज्ञान एकदम कठिन नहीं है। अगर उस धारा प्रवाह में आप चलेंगे तो आपको ये कतई कठिन नहीं लगेगा। अब समस्या आ जाती है कि हमारा चुनाव जो 1951 और 52 में हुआ, 1947 में हम आजाद हो गए थे, तो इतने दिनों तक क्यों टला? क्या कारण थे इसके? इसके बहुत सारे कारण थे। इससे पहले लोकतंत्र बहुत नाम मात्र का था, इसलिए लोकतंत्र की तैयारियां करने में या लोकतंत्र के इस पर्व को लागू करने के लिए जो तैयारियां करनी थी वो इतनी बड़ी थी, इतनी विस्तृत थी, इतनी विशाल थी कि उसको कंप्लीट करने में इतना समय लग गया कि चुनाव कराने के लिए 1951 और 52 तक के लिए रुकना पड़ा। इसके कई कारण थे, इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला था कि देश का विशाल आकार। क्या था? देश का विशाल आकार। ये जो देश इतना बड़ा देश था, इस देश में उस समय 17 करोड़ मतदाता थे। 17 करोड़ मतदाताओं का नाम लिखना, उनका पंजीकरण करना, ये सारी चीजें करने के लिए बहुत समय लग गया। और कई बार मतदाता सूची बनी, उसमें बहुत सारे लोग छूट जा रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे थे, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही थी। इन समस्याओं के चलते इतना सारा टाइम लग गया। दूसरा इसका कारण है कि मतदाता जो सूची थी वो तो तैयार कर ली, लेकिन अभी क्षेत्रों का सीमांकन होना था, क्षेत्रों का विभाजन होना था, और ये क्षेत्रों का सीमांकन और विभाजन इतना टाइम ले रहा था जिसकी वजह से सारा का सारा चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा था। तो आप देख लीजिए, क्या देश का विशाल आकार, दूसरा मतदाता सूची तैयार होना, तीसरा चुनाव के सीमांकन, ये सारी चीजें इतनी कठिन थी उस समय के दौर में। आज का दौर मत देखिए, उस समय आप उस समय की कल्पना कीजिए कि जब लाइट नहीं होती थी, लोग लालटेन में काम किया करते थे, उनके पास कोई भी आधुनिक उपकरण मौजूद नहीं थे। इन सब समस्याओं के चलते इतना सारा टाइम लग गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका आती है वो आती है कि प्रौद्योगिकी का अभाव था। आज उसी प्रौद्योगिकी के नाते बहुत सारा डाटा हमने यहां बनाया, तत्काल मेल कर दिया तो वो दिल्ली पहुंच गया। लेकिन उस समय क्या था, हम जो डाटा बनाते थे उसे लेके एक व्यक्ति को जाना पड़ता था। अब पता चला वो 3 दिन पैदल चला, चौथे दिन ट्रेन में पहुंचा, 5वें दिन पहुंचा, 6वें दिन उन्होंने दिखाया, उसमें त्रुटि निकल गई, फिर वापस आया। यातायात के साधन खराब थे, यातायात के उतने साधन नहीं थे। तो ये सारी समस्याएं थी। मतदाता सूची में एक और मजाकिया चीज हुई, आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मजाकिया चीज क्या हुई? मतदाता सूची में पहले जैसे नाम थे, या आज भी बहुत इंटीरियर में गांव में जाइए आप तो वैसे ही नाम मिलते हैं। किसी का नाम है किरण, तो उसका नाम किरण नहीं लिया जाता, उसको क्या कहा जाता है? फला की बेटी, गोविंद राम की बेटी, या रमेशवा की बहन, या बिसलवा की बीवी, ये सब नाम दिए जाते हैं। उसको किरण नाम से कोई नहीं जानता है। पहले चूंकि संस्कार वही थे, सारी चीजें थी, तो जब मतदाता सूची बनाई जा रही थी तो मतदाता सूची में नाम भी यही लिख लिए गए, किसनवा की दूसरी बेटी, रमेशवा की बहन। ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेंगी कि अला की बेटी, फला की बेटी के नाम से
बहुत सारी लिस्ट बना दी गई। अब अगर ऐसी मतदाता सूची बन के तैयार हो गई है तो कौन पहचानेगा कि उसकी ये दूसरी बेटी वोट डालने आई कि तीसरी आई कि चौथी आई, या किसका वोट था, कैसे हुआ। तो जैसी आलोचना की जा रही थी कि भारत लोकतंत्र जैसे आधुनिक पर्याय को या समकालीन सर्वोच्च स्थिति को स्वीकार कर रहा है, यह अपने यहां लागू नहीं कर पाएगा या व्यवधान पैदा हो जाएंगे। अगर ऐसी स्थितियां रहती तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता और वो लोग अपने कथन में पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाते जो कह रहे थे कि भारत इस आधुनिक विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाएगा, चला नहीं पाएगा, इसमें इतनी क्षमताएं नहीं है, इसमें इतनी शैक्षणिक उन्नति नहीं है, इसमें इनका मानसिक विकास उतना नहीं हुआ है कि ये आधुनिक लोकतंत्र को अपने यहां स्थापित कर पाए और अपने यहां चला पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर 1951 में चुनाव हुए, 1952 फरवरी तक चले। इन सब चुनावों में एक सबसे बड़ी चीज थी, सबसे आधुनिक चीज थी कि महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि जो उस समय 21 वर्ष का हो जाता था उसे वोट देने का अधिकार था, वयस्क हो जाता था, एक वयस्क अपना मत दे सकता था, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता था। इस तरीके से वो चुनाव संपन्न करवाया गया और बगैर किसी भेदभाव के संपन्न करवाया गया। यहां एक चीज और आपको बता दें कि ये कैसे पता चलेगा कि भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ। ये ऐसे पता चलेगा कि एक चुनाव आयोग का गठन कर लिया गया और वो गठन 1950 में हुआ। वो गठन 1950 में हुआ और उसके पहले जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। हमारे पहले चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। याद कर लीजिए, कई बार आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे। तो सुकुमार सेन हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे और चुनाव आयोग की देखरेख में ये सारा चुनाव संपन्न कराया गया और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया गया। अब आप देखिए कि ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हो क्या रहा है। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरी और कांग्रेस ने शासन का संचालन शुरू कर दिया। पहले 3 आम चुनाव 1952, 1957 और 1962, तीनों चुनावों में कांग्रेस को इतनी अपार सफलता मिली कि विपक्षी दल नाम की चीज नहीं रही। विपक्षी दल को उतनी सीटें ही नहीं मिली कि वो विपक्ष के लिए, सबल विपक्ष के लिए या लोकतंत्र के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर पाए। आइए देख लेते हैं कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीट मिली। इसमें मुख्य विपक्षी दल था कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको कितनी 16 सीट मिली थी। इसके पश्चात दूसरे चुनाव में कांग्रेस को 371 सीट मिली और तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस को 361 सीट मिली। आप देखिए लगातार कांग्रेस का वर्चस्व। अब हम आते हैं अपने शीर्षक पर। शीर्षक क्या था? एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर क्या है? लगातार कांग्रेस जीतती चली आ रही है। विपक्षी पार्टियों में इतनी दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो थोड़ी सी भी सीटें जीत पाए। सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी उभरी 1952 में और उसकी 16 सीटें मात्र थीं। इन 16 सीटों के कारण अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां देखना है कि एक होता है एक दलीय शासन पद्धति। हमारे यहां एक दलीय शासन पद्धति नहीं है, हमारे यहां क्या है? बहुदलीय शासन पद्धति है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस को इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती थी,
इतनी ताकत प्राप्त हो जाती थी कि वो एक दल के वर्चस्व के रूप में देखा जाने लगा, एक दल के प्रभुत्व के दौर के रूप में देखा जाने लगा। इसी समय एक नई चीज हुई। क्या थी वो नई चीज? 1957 में केरल में प्रथम, ठीक है, 1957 में जब प्रदेशों के चुनाव हो रहे थे तो उन चुनावों में केरल में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी। किसकी बनी? गठबंधन की सरकार बनी। पहला गठबंधन वही 1957 में शुरू हो गया। आज आप देखते हैं ना गठबंधन की राजनीति, तो गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ 1957 में ही शुरू हो गया था केरल में। और वहां नंबूदरीपाद, कम्युनिस्ट पार्टी के नंबूदरीपाद को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब देखिए यहां इस स्थिति को देखिए, इसमें बहुत मजा आएगा आपको कि नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन किन्हीं कारणों से केंद्र सरकार से उनकी नहीं बनी और आपातकालीन उपबंध, जिसे अनुच्छेद 356 कहा जाता है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा विवाद है हमारे संघीय शासन व्यवस्था में, केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा टकराहट होती है और इस टकराहट में यही अनुच्छेद 356 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमेशा राज्य ये शिकायत करते हैं कि केंद्र उनके मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और हस्तक्षेप एक स्थिति में ऐसा पहुंच जाता है कि अनुच्छेद 356 के तहत उनकी सरकार गिरा दी जाती है। यही केरल में हुआ। 1957 में सरकार बनी और 1959 में पहली बार आपात उपबंध 356 का प्रयोग किया गया। ये 356 का प्रयोग पहली बार हुआ था, याद रखिएगा। हमेशा पूछा जाता है पहली बार कब प्रयोग किया गया। पहली बार गठबंधन की सरकार बनी और पहली ही बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो गया। अब ये जो 356 का, इसको प्रयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग कहते हैं। दुरुपयोग करके कांग्रेस ने सरकार गिरा दी। अब हम देखते हैं कि ये जो सारी स्थितियां चल रही हैं, कांग्रेस का वर्चस्व चल रहा है, तो इस वर्चस्व का, इस प्रभुत्व का कारण क्या है? कोई भी स्थिति होती है बगैर कारण के नहीं होती है। तो कारण के रूप में हम देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी है ये। सबसे बड़ी यानी संख्या बल बहुत है। सबसे पुरानी 1885 में ए.यो. ह्यूम के द्वारा बनाई गई ये पार्टी लगातार चली आ रही, यानी कि सबसे पुरानी पार्टी है। इसने भारत के जनजीवन में इतनी पैठ बना ली थी, ये जनजीवन में इतनी समाहित हो चुकी थी, जिससे इसके विकल्प के रूप में कोई दूसरा सोचना ही नहीं चाहती थी। जनता कुछ सोचती ही नहीं थी। ये मेन कारण था कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का। दूसरी थी इसका मजबूत संगठन जो था वो बहुत मजबूत था। संगठन की जड़ें बहुत गहरे तक गई हुई थी। लोग कांग्रेस के विषय में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते थे। आप अगर अपनी पार्टी लेके जाइए, अपनी चीजें रखिए, तो वो सुन लेते थे, लेकिन कहते थे कांग्रेस के बारे में कुछ मत बोलिए, कांग्रेस के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ऐसी पार्टी, इस पार्टी के इन्हीं चीजों के कारण कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, यानी कि इसकी जो आत्मा है, वो आत्मा क्या थी? आजादी की विरासत। क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस का जन्म हुआ तब भारत क्या था? आजाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं था। और लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आजादी दिलाई है और इस आजादी के लिए वो कांग्रेस के प्रति वफादार हैं। उसके इस कार्य के लिए वो उसे तोहफा दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के अतिरिक्त कुछ वो सोचना ही नहीं चाहते थे। और सबसे बड़ी चीज, ये सभी वर्गों की पार्टी थी। ये गरीब की पार्टी नहीं थी, ये अमीर की पार्टी नहीं थी। ये गरीब की भी थी, अमीर की भी थी, मजदूर की भी थी, हिंदू की भी थी, मुसलमान की भी थी। सारे लोगों को मिला के इसने, जैसे कोई भी द्वंद्व उत्पन्न होता था तो विपक्षी जो द्वंद्व खड़ा करता था, वो द्वंद्व के सारे कारण समाप्त करके
कांग्रेस उस विरोधी को अपने में समाहित कर लेती थी। यानी कि ये आप समझ लीजिए कि कांग्रेस उस समय एक गंगा के तरीके से थी कि आसपास की जितनी भी नदियां आ रही थी सबको अपने में समेटे हुए थी। इसलिए कांग्रेस का विकल्प नहीं था, कांग्रेस के बारे में लोग सुनना नहीं चाहते थे। और एक चीज और, श्री जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व, जहां जाके खड़े हो जाते थे वहां उनके विरोधी परास्त हो जाते थे, विरोधी मुंह से कुछ बोलते नहीं थे। ये करिश्माई व्यक्तित्व, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बहुत पुराने हो गए हैं, आप उनके व्यक्तित्व को नहीं जानते हैं, इसलिए इसका एक उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व। मोदी जी अपनी जनता से थाली बजाने के लिए कहते हैं या ताली बजाने के लिए कहते हैं, वो दीप जलाने के लिए कहते हैं। उनको ये नहीं पता कोरोना चल रहा है, क्या स्थिति है, कोरोना का क्या इलाज है, क्या होना चाहिए। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा है तो शाम को ताली और थाली बजाई जाएगी। मोदी जी ने कहा है इसलिए दीप हम जलाएंगे। दीप जलाने से क्या होगा, थाली बजाने से क्या होगा, कोई प्रश्न ही नहीं पूछते हैं लोग। और जो लोग प्रश्न पूछते हैं उनके सामने इतने लोग खड़े हो जाते हैं, उनको शांत होना पड़ता है। इसी को कहते हैं करिश्माई व्यक्तित्व। ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व जिसके सामने लोग बोलने की हिम्मत ना करें, ऐसा करिश्माई नेहरू जी के व्यक्तित्व के कारण कांग्रेस लगातार अपना वर्चस्व बनाए हुए थे। अब आप देख लीजिए उस समय कौन कौन सी पार्टियां थीं जो कांग्रेस को प्रतिस्पर्धा में कठिनाई उत्पन्न कर रही थी। ऐसी तो खैर कोई पार्टी नहीं थी कि जो कठिनाई पैदा कर रही हो, लेकिन कुछ पार्टियां थीं जो चुनाव में आ जाती थीं। कौन कौन सी पार्टी थी देख लीजिए। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करते हैं सोशलिस्ट पार्टी की। सोशलिस्ट पार्टी वो पार्टी है जो कांग्रेस के अंदर से ही जन्मी है। 1934 में इस सोशलिस्ट पार्टी को समाजवादी पार्टी के, इसके समाजवादी गुट के रूप में देखा जाने लगा। कांग्रेस के अंदर युवा वर्ग के वो लोग जो समाजवाद के प्रति आकर्षित होते थे, उन्होंने 1934 में इस पार्टी का गठन किया और लगातार वो कांग्रेस के साथ भी रहे और इस दल को भी बनाए हुए थे। लेकिन तभी उस समय एक समस्या आई, एक स्थिति आई। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में, यानी कि किसमें, पार्टी के संविधान में, देश के संविधान में नहीं, पार्टी का भी एक संविधान होता है, अपने पार्टी के संविधान में एक संशोधन किया। उस संशोधन के माध्यम से उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर रहने वाले लोग किसी भी एक ही दल में रहेंगे, दो दल में नहीं रह सकते। वो अगर कांग्रेस में हैं तो वो कांग्रेस में रहेंगे, समाजवादी पार्टी में हैं, सोशलिस्ट पार्टी में हैं तो वो सोशलिस्ट पार्टी में हैं, अलग रहें। तब जाकर बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया और एक सोशलिस्ट पार्टी बना ली। पूरी तरीके से कांग्रेस से अलग ये सोशलिस्ट पार्टी बना दी गई। इस सोशलिस्ट पार्टी में कौन कौन से नेता थे? जयप्रकाश नारायण, इसको बाद में, इन लोगों को हम बाद में पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण को कितना बड़ा व्यक्तित्व थे, लेकिन यहां समझ लेते हैं। जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, एस.एन. जोशी, ये सारे लोग सोशलिस्ट पार्टी में आ गए और सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से अपनी गतियों को चलाने लगे। लेकिन ये सोशलिस्ट पार्टी जो है बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई, बहुत ज्यादा इसको स्वीकार्यता नहीं मिली। और पहले तो हमने जो आप बताया कि कांग्रेस के बारे में कोई सुनना भी पसंद नहीं करता था और इनकी विचारधारा मेन वही थी। विचारधारा क्या थी? कांग्रेस का विरोध और समाजवादी चीजों की प्रशंसा करना। उस दौर में जब आजादी मिली थी,
एक दल के प्रभुत्व का दौर था। उस समय कोई भी कांग्रेस के बारे में सुनने को तैयार नहीं होता था। ऐसी स्थिति में सोशलिस्ट पार्टी पूरी तरीके से समाप्त हो गई। उसके नेता बचे, अपना कहीं ना कहीं सोशल कार्य में लग गए, लेकिन राजनीतिक प्रगति उनको प्राप्त नहीं हुई। आइए दूसरी पार्टी अब हम देख लेते हैं, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका जन्म 1920 में रूस की क्रांति से प्रभावित होकर हुई। यानी कि ऐसी पार्टी जो रूस की क्रांति से प्रभावित होकर हुई और प्रारंभ में ये कांग्रेस के साथ मिलकर ही कार्य करती रही, क्योंकि कांग्रेस का इतना बड़ा व्यक्तित्व हो गया था, उसी के साथ मिलकर ये काम करने लगे और भारत की समस्याओं को समाजवादी या साम्यवादी तरीके से सुलझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई, लेकिन इसका पूरी तरीके से जो अलगाव था वो 1941 में हुआ। 1935 में कहीं ना कहीं वैचारिक तौर पर अलग हो रहे थे, लेकिन 1941 में पूरी तरीके से कांग्रेस से अलग हो गए। और 1950 में या 1951 में बहुत बड़ा बदलाव किया इन्होंने अपनी विचारधारा के साथ। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा यह है कि क्रांति के माध्यम से शासन को लेना, सत्ता को लेना। लेकिन यहां इन्होंने क्या किया 1951 में, इसको अलग कर दिया और इस नई विचारधारा को अपनाया कि चुनाव लड़के लोकतंत्र में सम्मिलित होकर चुनाव लड़के शासन को लिया जाए। ये पार्टी की विचारधारा में बहुत बड़ा बदलाव था। इन्होंने 1951-52 के चुनाव में भाग लिया और 16 सीटें जीती, जो सर्वाधिक थी किसी विपक्षी दल की, और विपक्षी दल के रूप में इन्होंने कार्य किया। उस दौरान कई ऐसी बातें आती हैं, कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जेपी को, जयप्रकाश नारायण जी को आमंत्रित किया था कि आप हमारे मंत्रिमंडल में आ जाइए। वहां पर विपक्षी दलों को भी स्वीकार किया जाता था, डॉक्टर अंबेडकर को भी स्थान मिला हुआ था। तो एक कल्पना लोक था, जिस कल्पना लोक में श्री जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे। एक आदर्शवादी व्यक्तित्व था उनका, जो आगे चलकर चाइना के युद्ध में बड़ा असफल साबित हुआ। खैर, ये बात का विषय है, कभी बाद में इसकी चर्चा करेंगे। इसमें केवल हम ये देख लेते हैं कि इसके जो नेता थे वो कौन कौन से थे। नेता थे ए के गोपालन, एस ए डांगे, ई एम एस नम्रूद्रीपाल, अजय घोष और सी एम जोशी। इन सारे लोगों से मिलकर ये दल बना हुआ था। ये दल के प्रमुख नेता थे। 1957 में इन्होंने केरल में सरकार भी बनाई, लेकिन 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हो गया। 1964 में क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी में आपस में मतभेद हो गए और उस मतभेद के तहत दो पार्टियां बन गईं, एक तो सीपीआई और दूसरा सीपीआईएम। तो सीपीआई और सीपीआईएम दो विभाजन इसके हो गए। इससे ज्यादा कक्षा 12 के लिए आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सॉर्ट करके बता रहे हैं आपको बहुत सारी जानकारियां किताबों में, अन्य किताबों में उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन आपके लिए जितना आवश्यक है हम उसको उतना ही देंगे आपको, क्योंकि हमने आपसे एक प्रॉमिस किया है कि आपको 90 से लेके 100% के बीच में आपको अंक दिलाने हैं। तो उसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ आपके समक्ष आते हैं। क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड कार्यक्रम है, तो ये
उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार, हरियाणा, इन सारी जगहों पर लागू होता है। और सीबीएसई या एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उनमें ये बहुत ही उपयोगी होगा। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में कल हम पुनः आपके साथ होंगे और आपको बताएंगे कि एक दल के प्रभुत्व के इस दौर में कौन कौन से अन्य दल और थे और उन्होंने क्या क्या स्थितियां कांग्रेस के लिए उत्पन्न की और किस हद तक कांग्रेस उनसे प्रभावित हुई।